Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Newton's laws of motion। और आज की जो हमारी हेडिंग है, टॉपिक है हमारा, वो है आपका टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, टू ब्लॉक सिस्टम। अब हेडिंग को शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बता दूं। देखो, होगा ये कि जब मैं शुरुआत में इसमें रिगार्डिंग थियरी से रिलेटेड जो मैं बातें कर रहा हूँ, मतलब पहले कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो मैं थियरी बताऊंगा, हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी हो। अब ऐसे ही जैसे मैंने ये बोल दिया कि थोड़ी सी परेशानी हो, तो ऐसे मत करना कि डर जाओगे कि अरे सर ये क्या कर दिया आपने, तो पहले डरा दिया हमें। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगी ही होगी परेशानी, बट क्या है ना, ये बहुत सारे कुछ केसेस को मैं डिस्कस करूंगा, तो वो केसेस को डिस्कस करते करते ऐसा लगेगा कि खिचड़ी बनने लग गई। ठीक है, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल सेक्शन पे आऊंगा, जो कि इस लेक्चर का लास्ट पार्ट रहेगा और चैप्टर का भी आज का लास्ट ही लेक्चर मान के चलिए। अब कई लोग सोचेंगे सर इसमें थोड़ा बहुत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं करिए, कुछ भी बात नहीं करिए आपने, डायरेक्ट आप तो चैप्टर फिनिश पे आ गए। देखो, मेन ये है कि सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है, जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह जो हमें पढ़ना है, वो सब हम लोग अभी क्या करेंगे, वर्क एनर्जी पावर के अंदर में उसको डाल देंगे और वहीं पर सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि तब तक आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पर बिना एनर्जी के कॉन्सेप्ट के काम बनता नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग वहीं पे सीधा मूव ऑन करके, सो अब मान के चलिए कि आपका जो वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर है वो काफी लंबा चलेगा। ठीक है, ओके। तो उसमें 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स, जैसे भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उस हिसाब से करूंगा। अभी तो हम लोग इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो 2 ब्लॉक वाले प्रॉब्लम है, तो उसकी जो शुरुआत करता हूं मैं कुछ इस प्रकार से करता हूं। लेट्स से हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम, और यहां पर एक स्मॉल एम वाला मास का एक ब्लॉक है। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं। अब कंडीशंस ये बनती है कि भैया मैं इस पे फोर्स लगाऊं, इस पे फोर्स लगाऊं, या जो भी है, जो भी सिचुएशन बनेगी हमको उसी के अकॉर्डिंग यहां पर डील करना है। अब जनरली मैंने क्या किया है, कैपिटल एम को नीचे बड़ा बना दिया और ऊपर स्मॉल एम को छोटा बना दिया है। ओके, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराइए। और मैंने क्या बोला कि मैंने क्या किया है, पहला जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कि व्हेन a force is applied on upper block, ऊपर वाले ब्लॉक पर मैंने क्या कर दिया है, फोर्स अप्लाई कर दिया है। अब जैसे ही मैं ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करूंगा, तो उसके बाद में फिर कुछ सिचुएशंस बनेंगी। उन सिचुएशन के अंदर में लेट्स से मेरी पहली जो सिचुएशन है वो कहती है कि भैया when there is no friction, मतलब फ्रिक्शन नहीं दिया गया है, फ्रिक्शन दिया गया नहीं है, तो अब क्या होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसे हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या होगा, यदि फ्रिक्शन नहीं दिया गया है, ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, इस पर सिर्फ फोर्स लगा दिया है। यहां पर जो आपकी सरफेस है वो स्मूथ है, और यहां पर म्यू बराबर क्या है, 0 है। भैया तभी तो देखो, अब मैंने दोनों सरफेसेस क्या कर दी, स्मूथ कर दी। तो अब क्या होगा भैया, यहां पर स्मूथ सरफेस है, यहां पर स्मूथ सरफेस है, और आपने फोर्स लगा दिया है स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर। तो इसका मतलब क्या होगा, लेट्स से मैं इनको क्या कर देता हूं, नामकरण कर देता हूं थोड़ा सा, जिससे क्या है थोड़ा सा और आसान लगेगा। मान के चलो ये ब्लॉक को नाम दे दिया बी और ऊपर वाले को ए। तो अब मैं पूरे डिस्कशन में, अब ध्यान रखना, पूरे डिस्कशन में जब तक ये डिस्कशन चल रहा है, ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका नाम ए रहने वाला है, नीचे वाले ब्लॉक का नाम बी रहने वाला है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि भैया यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यदि मैं यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखता हूं, तो देखो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो मैं स्मॉल एम मास वाले का यदि मैं एफबीडी बनाता हूं, तो देखो इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ, बराबर है, ये नीचे की तरफ mg आएगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आएगी, बराबर है। अब फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो तो वैसे ही 0 हो गई। क्यों, फ्रिक्शन ही नहीं है। म्यू एम जी यदि आप लिखते थे, या म्यू एन लिखते थे, म्यू इंटू एम जी लिखते थे, तो ये तो आपका 0 आने वाला है। तो फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब ये तो पार्ट ही नहीं है। तो अब इस ब्लॉक को चलने से कोई रोक सकता है क्या? नोबडी इज देयर टू स्टॉप दिस ब्लॉक फ्रॉम मूविंग। कोई है ही नहीं, कोई दुनिया की ताकत अब इस ब्लॉक को चलने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि सरफेस क्या हो गई है, स्मूथ हो गई है। तो स्मॉल एम वाला चलने लग जाएगा। तो इसको हम लोगों ने सिंस ए नाम दिया है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट,
कैपिटल एफ बाई स्मॉल एम। इस एक्सेलरेशन से ब्लॉक ए क्या हो गया आपका, चलने लग गया। अच्छा, अब कैपिटल एम के बारे में सोचिए। सो देखो कैपिटल एम के बारे में यदि मैं सोचता हूं तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ऊपर से, और नीचे एक कैपिटल एम जी मान लीजिए, और नीचे से जो ग्राउंड ने लगाया है वो भी एक, तो इसको N2 ले लीजिए, जो भी लेना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप देखेंगे ऊपर और मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ही सिर्फ फोर्सेस हैं, तो आप बोल सकते हैं N2 बराबर का N1 प्लस का mg आ रहा है, और हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि B विल बी एट रेस्ट, B विल बी एट रेस्ट। कई लोग खुश हो गए होंगे, सर आपने डरा दिया था कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, खिचड़ी बनेगी, ये बनेगी, कितना आसान है। अरे आसान है ना, डर तो नहीं लगा, बोलो फटाफट से। अब इसमें एक और सवाल जो है वो एक एक्स्ट्रा सवाल बन जाता है, वो ये क्या बन जाता है, मान के चलो इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन में डाल के दे रहा हूं, हो सकता है सवाल में दे नहीं दे, कि यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो L है। मतलब क्या है, यहां से यहां तक की कोई जरूरी नहीं है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे यहां से यहां तक लूंगा तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। बेसिकली क्या है, ये सेंटर से ही गिरने लग जाएगा, बराबर। सेंटर पे जब ये यहां पे आएगा तो ही ये ब्लॉक क्या होगा, यहां पे गिरने लग सकता है। तो सवाल ये पूछा जाता है कभी कभी कि भैया ए जो है वो बी से कितनी देर के पश्चात गिर जाएगा। सवाल को ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला, आफ्टर हाउ मच टाइम ए विल फॉल फ्रॉम बी। तो अब आप सोचिए, इसको डिस्टेंस L है, इनिशियली वो रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन आपको मालूम है ए का, तो आप लगाएंगे s बराबर का ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। सो ए एस कितना है तो L। अब ये दूरी को बस ध्यान से रखना, वैसे आपके मतलब हमारे लेवल पे ऐसा नहीं करेगा कि ए का भी कुछ तो भी साइज वगैरह दे दिया, वो सब नहीं करेगा, ठीक है। अमूमन क्या होता है कि यदि वो सेंटर से, मतलब सेंटर से थोड़ा इधर सरकते ही ब्लॉक गिर जाता है, तो इतना नहीं देगा। ये 0 प्लस का हाफ इंटू ए कितना है, तो भैया इसका है एफ बाई एम इंटू टी स्क्वायर। सो टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर द रूट ऑफ 2ml अपॉन एफ। ये एडिशनल पार्ट हो गया इतना वाला, यदि पूछता है तो। हालांकि मोस्टली ऐसे सवाल में पूछने की उम्मीद बन जाती है, क्योंकि यहां पर क्या है ना, फ्रिक्शन वगैरह नहीं दिया, तो हो सकता है इसमें पूछ ले। क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी हुई क्या, बोलो। अच्छा सर जी, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब सिचुएशंस को आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। मतलब सर कैसे सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करते हैं, अब मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, दूसरी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। मैंने बोला लेट्स से, देखो ये वही आपका कैपिटल एम मास वाला ब्लॉक है, यहां पर स्मॉल एम वाला ब्लॉक है, इसका नाम बी, इसका नाम ए, जैसे मैं बताते जा रहा हूं, और मैंने फोर्स ऊपर वाले पे लगाना है। मैंने यहां पर बोल दिया ये जो बी जहां पर रखा है वो है स्मूथ सरफेस, ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, और यहां पर म्यू प्रेजेंट है, यहां पर क्या है, म्यू प्रेजेंट है। अब क्या होगा, तो देखो जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि धीरे धीरे एनालिसिस करिए, धीरे धीरे एनालिसिस करिए। मतलब क्या है, ये सेकंड सिचुएशन है जहां पर ब्लॉक्स के बीच में तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, लेकिन ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। ग्राउंड पे जो ब्लॉक रखा है वो एकदम स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। तो अब आप एनालिसिस करेंगे, तो देखो एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, एम मास वाले ब्लॉक की वजह से नीचे लगेगा mg, ऊपर आएगी नॉर्मल रिएक्शन, चाहे तो n1 नाम दे दो, चाहे तो n2 नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बोला ठीक है। अब यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए, सिंस यहां पर म्यू प्रेजेंट है, इसका मतलब इस पे और फोर्सेस भी देखिए, यहां पर F प्रेजेंट है, तो इसका मतलब देखो ये जो F है ये स्मॉल m को इधर चलाना चाहता है, तो यहां पर फ्रिक्शन फटाफट से पिक्चर में कूद के आ जाएगा और बोलेगा आप चलाना चाहते हो, लेकिन मेरी ड्यूटी तो बनती है कि भैया जो दो लोग साथ में हैं उनको हमेशा मैं साथ बना के रखूं, तो भैया फ्रिक्शन आपका इधर लग जाएगा, बराबर है। फ्रिक्शन क्या होगा, इधर लग जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही फ्रिक्शन पिक्चर में आता है तो हम लोग सबसे पहले ढूंढने निकल जाते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, या जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहा हूं। तो भैया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू टाइम्स mg। सही है, सीधा सीधा लिख दिया, म्यू n1 लिखूंगा फिर वो करूंगा तो म्यू mg, मैंने सीधा लिख दिया। अब क्या होगा, अब यहां पर देखिए, अब आगे सिचुएशन बनने लगेंगी इसके अंदर में। इसके अंदर में सिचुएशन कैसे बनने लगेंगी, तो इसके अंदर में सिचुएशन बन सकती है कि भैया f जो है वो लेस देन, f जो है वो लेस देन f मैक्सिमम आ जाए। f क्या है, लेस देन
एफ मैक्सिमम आ जाए, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे वो जो एफ है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यदि ऐसा हो जाएगा सो इट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए विल नॉट मूव, ए जो है वो आपका चलेगा नहीं, ए जो है वो आपका चलेगा नहीं। चलेगा क्या, नहीं चलेगा। सोचिए ए चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन अब यहां पर इतनी जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। कैपिटल एम मास वाले ब्लॉक के बारे में भी सोचिए, तुरंत लगे हाथों। अच्छा सर जी इसमें क्या सोचना, ये तो आपने स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। मैंने बोला हाँ ये बात सही है कि मैंने स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। तो सर जी देखो ये mg आ गया, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर वाले का नॉर्मल रिएक्शन वगैरह जो भी है। यदि यहां फ्रिक्शन होता तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत है, लेकिन फ्रिक्शन है नहीं तो सर मैं काहे का टेंशन लूं, इस पे तो कोई फोर्स है ही नहीं, इस पे तो कोई फोर्स है ही नहीं। लेकिन जरा ध्यान लगाइए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और फिर से सोचिए, फिर से सोचिए। कोई तो एक फोर्स है यहां पर जो अभी भी है यहां पर, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। सर हमने आंखें खोल के, दिमाग खोल के सब देख लिया। ओ हो, तो आप जरा देखिए क्या क्या छूट रहा है आपसे, वो दिखाता हूं मैं। देखो छूट ये रहा है आपसे, देखो ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक, ये यहां पर कैपिटल एम मास वाला ब्लॉक, ठीक है। अब सोचिए क्या होगा यदि मैं ध्यान से देखूं तो स्मॉल एम वाले पर जो है वो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, यहां तो एफ एक्सटर्नल है, बराबर है, यहां पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। अब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये वाली बात तो आप जानते हो, यस और नो। अब ये फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन समझदार आदमी है, फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है। यदि वो स्मॉल एम पर, ध्यान से दीजिए, ये स्मॉल एम पर यदि इस डायरेक्शन में लग रहा है इन दोनों को साथ में बनाए रखने के लिए, तो भैया इस कैपिटल एम पर वो लगेगा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स, जिसे आप नजरअंदाज करने वाले हो। तो इसका मतलब यह है कि सर जी इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, यस और नो। बस यही गलती आप करोगे, यही गलती आपसे होगी, और ये गलती आपने कर दी कि कहानी में खेल खत्म हो जाएगा आपका और परेशानी हो जाएगी। तो अब आप देखिए अब क्या हो गया, ये फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है आगे की डायरेक्शन में, ऊपर वाले पे पीछे लगा है तो इस पे किधर लगेगा, आगे की डायरेक्शन में लगेगा। अब इस फ्रिक्शन के कारण सिस्टम मूव करेगा, सिस्टम विल मूव। अब कई लोग बोलेंगे सर आपको ऐसे नहीं लग रहा है, आप कुछ गलत लिख रहे हैं। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है मैं गलत लिख रहा हूं, आपके दिमाग से बताओ सही क्या होना चाहिए। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने सिस्टम वर्ड गलत लिख दिया, यहां पे होना चाहिए बी विल मूव। मैंने बोला बात तो आप पते की कर रहे हो, बात तो आप पते की कर रहे हो। देखो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, थोड़े से ध्यान देते हुए सुनना कि कहां पे आपको गड़बड़ी लग सकती है। हालांकि मैं मेरी साइड से पूरी कोशिश करूंगा कि भैया आपको यहां पर एक शंका हो सकती है। तो मैं जैसे मैंने बोला कि मैंने पहले लिख दिया सिस्टम विल मूव, तो आप में से कई लोगों के दिमाग में सर ये फ्रिक्शन तो एफ है, तो ये तो बी वाले पर लग रहा है जो कि नीचे वाला है जो हम जानते हैं, तो बी विल मूव होना चाहिए ना कि सिस्टम विल मूव। मैंने बोला हाँ ये वाली बात तो आप तो पते की कर रहे हो, बात तो सही लग रही है। तो इसका मतलब यह हो गया कि आपकी कहानी के हिसाब से बी चलना चाहिए। तो मैंने बोला अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये बेसिकली क्या हो गया ना, ये पूरा सिस्टम ऐसे कन्वर्ट हो गया क्या, एक तरह से ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक है जिस पे फ्रिक्शन का फोर्स एफ लग रहा है जो इधर चलाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके ऊपर स्मॉल एम रखा हुआ है, बात समझ में आ रही, कुछ ऐसा हो गया क्या। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हो सकता है कि मैं चीजों को और को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं जिनको आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा हूं कि भैया देखो ये सिस्टम ऐसा ही है ना। अब एम पे तो आपको पता लग गया कि भैया एक्सटर्नल फोर्स है जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है, तो ए चलने वाला तो नहीं है। अब ये नहीं चलेगा मतलब किसके रिस्पेक्ट में, क्यों देखो किसके रिस्पेक्ट में नहीं चलेगा, तो ये कहानी होगी विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू बी नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि भैया देखो ए को यदि चलना है तो ए को बी के ऊपर ही चलना पड़ेगा, लेकिन सिंस फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो एक्सटर्नल फोर्स से बड़ी है तो ए नहीं चल पा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में नहीं चल पा रहा है, तो भैया विद रिस्पेक्ट टू बी नहीं चल पा रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू बी नहीं चल पा रहा है इसका मतलब ए जो है वो है एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ए को बी के साथ में रेस्ट में बने रहने के लिए स्मॉल एम वाले को या ए वाले को बी के साथ साथ चलना पड़ेगा, और जब बी के साथ साथ चलना पड़ेगा तो ये एफ जो है दैट इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोथ द ब्लॉक, और इस कारण से इन दोनों का जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बी,
जिसे मैं ए से ही नामकरण कर दूंगा, तो ये आएगा फ्रिक्शन का फोर्स F अपॉन स्मॉल m प्लस का कैपिटल M। यस, अब कई लोग यहां पे फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, कई लोग यहां पर फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, और जो कंफ्यूजन रहेगा वो ये रहने वाला है कि सर जी कुछ अभी भी डाउट तो आ रहा है मन में। वो ये है, देखो मेनली क्या है ना, यहां पर आपको अब ऐसे लगेगा कि सर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी गड़बड़ी लग रही है। मैं बोला हाँ, पता है क्या है कि आपने बोला कि यार ये फ्रिक्शन का फोर्स इसको चला देगा, लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो कब चलाएगा? फ्रिक्शन का फोर्स के बारे में सोचिए। फ्रिक्शन का जो फोर्स है बेसिकली उसने एक सूडो फोर्स यहां पर क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। सूडो फ्रिक्शन ने क्या कर दिया है, इसको एक सूडो फोर्स दे दिया है। बेसिकली देखो, आप कॉमन सेंस से सोचिए, यदि इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन ने इसको एक सूडो फोर्स प्रोवाइड किया। ये क्या है? ये है तो फ्रिक्शन का ही फोर्स, बट ये कैसा है? एक सूडो फोर्स है जो इस पे आगे लग रहा है, बराबर है। और ये वाला फोर्स यदि चलाएगा तो इन दोनों को साथ साथ में रखना है। इन दोनों को क्या करना है? साथ साथ में रखना, क्योंकि हमें मालूम है ए विल नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, ये वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन का, ये है बड़ा वाला फोर्स। अब ये फोर्स बड़ा है तो इसके कारण इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है जो हम लोगों ने लगाया है उसी के साथ में, मतलब ये जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा उसी के अकॉर्डिंगली। मतलब बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, इसमें कोई शंका नहीं है। सिस्टम विल मूव कंबाइनली, इसमें भी कोई शंका नहीं है। बट अब क्या हो जाएगा, ये जो है यहां पर जो फोर्स है वो सूडो फोर्स के कारण ना चलते हुए, क्योंकि देखो जब मैं आगे सवाल करवाऊंगा तब आपको ये ज्यादा एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा कि होगा क्या। जैसे मान के चलो एक 2 kg का ब्लॉक ले लिया, एक 4 kg का ब्लॉक ले लिया, और इनके बीच में ऊपर की साइड में मान चलो 0.3 का फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगा दिया। ठीक है, ऊपर 2 kg, नीचे 4 kg, बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.3, तो 2 kg का आएगा 20 के हिसाब से लगाओ 0.3 मतलब 6 न्यूटन आ गया। और मान के चलो आपने क्या कर दिया, ऊपर में 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ऊपर में क्या कर दिया, 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो 12 न्यूटन का यदि फोर्स लगा दिया तो टोटल सिस्टम को चलाने के लिए 12, 4 और 2 6, मतलब दोनों सिस्टम को यदि साथ साथ में चलना है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मतलब 4 kg को चलाने के लिए, नीचे वाले 4 kg को चलाने के लिए 8 न्यूटन का फोर्स चाहिए होगा, जो वहां पर नहीं आ पाता है। तो इसको ध्यान रखें, जब मैं सवाल करवाऊंगा तब आपको और अच्छे से आइडिया क्लियर होगा। अभी के लिए आप ध्यान रखें, यहां पर क्या हो जाएगा, ये F आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? F आ जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यदि पॉइंट समझ में आया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने यहां पर सिंपल सी बात बोल दी है कि सिस्टम क्या होगा, कंबाइनली साथ साथ चलेगा। लेकिन ये कब हो रहा है, जब आपका F जो है वो लेस देन F मैक्सिमम है। लेकिन कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो F की वैल्यू है, मतलब हम लोग वापस से बनाते हैं सिस्टम को कि भैया देखो यहां पर स्मॉल m है, यहां पर कैपिटल M है, ये इसका नाम A है, इसका नाम B है, यहां पर म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, यहां पर वही स्मूथ सरफेस है, सरफेस क्या है, स्मूथ है, और यहां पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया। अब यहां पर जो कंडीशन बन रही है, मैंने बोला लेट्स से वही m मास का ब्लॉक, यहां पर नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आएगी, तो यहां पर फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू mg। कितनी आएगी? म्यू mg आएगी। और अब यदि यहां पर ऐसा हो जाए, अब यहां पर क्या हो जाए कि भैया ये जो F मैक्सिमम है वो छोटा रह जाए F एक्सटर्नल के कंपैरिजन में, मतलब F एक्सटर्नल जो है वो बड़ा हो जाए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। तो अब यदि ऐसा हो गया तो डेफिनेटली बात ये हो जाएगी, हमारे सामने जो निकल के आएगी वो ये हो जाएगी कि A वाला जो ब्लॉक है, मतलब यहां पर मेरे पास कंडीशन बन जाएगी ब्लॉक A विल मूव विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि देखो यदि ए को चलना है तो उसको चलने के लिए यही पोजीशन है, इसी पे चलना है, तो ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में चलने लग जाएगा। और यदि ये चलने लग गया तो कहानी देखो कैसे परिवर्तित हो जाएगी कि भैया देखो ये स्मॉल m वाला ब्लॉक, इस पर लग रहा है F एक्सटर्नल, जो F है हमारा, और इस पर अब जो है वो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन मैं ए मान लेता हूं। तो अब मैं यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकता हूं, तो मैं बोलूंगा F एक्सटर्नल माइनस का स्मॉल f बराबर m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। नाउ पुट द वैल्यूज तो क्या होगा,
F माइनस, F क्या है? फ्रिक्शन का फोर्स। अब सिंस आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो चुका है, मतलब जितना पूरा फ्रिक्शन अवेलेबल था वो पूरा का पूरा यहां पर लग जाएगा। सो ये आएगा m इंटू एसेलरेशन ऑफ ए। सो यहां से आप ऊपर वाले ब्लॉक का एसेलरेशन लिखेंगे F माइनस का म्यू एम जी अपॉन में m। ये बात समझ में आ गई? ओके, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। चलो ए की कहानी को मैंने खत्म कर लिया, बी की कहानी पर आते हैं। अब देखो बी की कहानी क्या कहती है कि ये आपका बी है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, और यहां पर नीचे क्या है? स्मूथ सरफेस है। अच्छा, अब देखो, अब हो क्या रहा है कि जब आप यहां पर देखोगे तो होगा क्या कि भैया m और m के बीच में, दोनों के बीच में जो सरफेस है, यहां पर एक फ्रिक्शन का फोर्स आ गया। तो भैया फ्रिक्शन के फोर्स के कारण वो स्मॉल m वाले को या a वाले को पीछे धकेलना चाहता है, तो बट ऑब्वियस बात है एक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो b वाले को आगे धकेलेगा। मतलब वो फ्रिक्शन का फोर्स यहां पर ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में, और सिंस नीचे जो सरफेस है वो तो स्मूथ है, तो ये अपने एक अलग एक्सेलरेशन से चलेगा, वो आएगा ए बी। तो आप लिखोगे यहां पर F बराबर कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। सो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ बी निकल के आएगा कितना? F है आपका म्यू एम जी अपॉन कैपिटल M। ये आपके पास में आ गया बी का एक्सेलरेशन। ये आपके पास में क्या आ गया? बी का एक्सेलरेशन। अब जरा ध्यान से देखिए, ए और बी सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं कि अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं? दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। यदि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, मतलब एक ऐसी कंडीशन यहां पर बन के आएगी कि जब आपका ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो नीचे वाले पे से गिर जाएगा, तो वो सिचुएशन कैसे आप डिफाइन करोगे? तो मैंने बोला लेट से वो जो लेंथ है वो L है, तो भैया उसको आप लिखना पड़ेगा S बराबर UT प्लस का हाफ AT स्क्वायर। तो यहां से T बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू L अपॉन A। अब यहां पर जो ये A आएगा, ये कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? तो ये वाला आएगा A रिलेटिव, बिकॉज बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां पर A रिलेटिव कैसे निकालोगे? तो भैया A रिलेटिव जो आएगा वो आएगा कैसे? A एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ B। सो यहां पर आप इसको वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो भैया एक्सेलरेशन ऑफ A कितना था? F माइनस का म्यू एम जी अपॉन स्मॉल m, माइनस का ये वाला कितना आया था? म्यू एम जी अपॉन कैपिटल M। ये यहां पर रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू को आपको करना है सॉल्व, और सॉल्व करके इसके अंदर में पुट कर देना है। कहां पर? यहां पर पुट कर देना है। आपको वो समय मिल जाएगा जहां पर ऊपर वाला जो ब्लॉक है, जो ए ब्लॉक है, वो थोड़े समय के पश्चात ऊपर से नीचे गिर जाएगा। क्या ये वाली बात मेरी समझ में आ चुकी है आपको? बोलो समझ में आया यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं आया होगा। अब देखो यहां से आगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चालू होती है, इसे जरा हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं भैया? देखो मैंने क्या बोला, लेट से यहां पर वही स्मॉल m वाला ब्लॉक, यहां पर है आपके पास में कैपिटल M वाला ब्लॉक। अब इस बार क्या हो रहा है, यहां पर सरफेसेस जो हैं वो स्मूथ नहीं है। यहां पर जो सरफेसेस हैं वो आपकी स्मूथ नहीं है। अच्छा सर जी, सरफेसेस स्मूथ नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2। अब देखना जरा, यहां पर थोड़ा सा एक्चुअली क्या, ये वाले केस के पूछने की चांसेस कम होते हैं। बाद में मैं इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी के लिए तो आपको इसको समझते चलिए कि एग्जैक्टली मैं क्या कर क्या रहा हूं, और मैं अभी जो पढ़ रहा हूं वो ये है कि ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाना है। ओके, चलो देखते हैं क्या होगा। क्या होगा सोचिए। तो सबसे पहले आपने सोचा कि मैं ऊपर वाले स्मॉल m मास के ब्लॉक को मैं यहां पर लेके आता हूं, ठीक है। तो भैया इस पर mg लगेगा नीचे। मैंने बोला यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी। यहां से क्या आएगी? एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो मैं इस वाले को नाम दे देता हूं N1। इस वाली को रिएक्शन को क्या नाम दे देता हूं? नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ लग रही है। स्मॉल m वाले ब्लॉक पर एक काम करो, रुको थोड़ी देर के बाद में देता हूं, अभी तो n रहने दो थोड़ी देर के लिए, अभी इसको n रहने दो। थोड़ा सा सोचते हैं, बाद में डाल देंगे, ठीक है, बाद में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला ठीक है। अच्छा,
अब यहां पर एक और परेशानी है, क्या कि भैया ये तो कहानी ठीक है, मेरे को समझ में आई, इस पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो कि आपका एक्सटर्नल फोर्स है, और यहां पर μ1 जो है वो जीरो नहीं है, म्यू जो है वो जीरो नहीं है, मतलब इस पर डेफिनेटली एक फ्रिक्शन का फोर्स यहां पर लगना चाहिए। अच्छा, यदि फ्रिक्शन का फोर्स लगना ही चाहिए, यदि हम लोग ऐसी यदि बात पे अड़ गए हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इसको नाम दे देता हूं F1। तो F1 मैक्सिमम यदि आप निकालोगे तो वो आएगा म्यू इंटू दिस n, मतलब आपके पास में आएगा μ1 mg। दिस इज योर फ्रिक्शन की वन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन वन की क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें फिर से वही सोचना पड़ेगा कि भैया F1 मैक्सिमम जो है वो F एक्सटर्नल से छोटा है या बड़ा है, क्या हो रहा है। तो यदि छोटा है तो फिर से कहानी शुरू हो जाएगी, भैया यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं होगी, मतलब ऊपर वाला जो है दैट विल नॉट मूव रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर कंडीशन कितनी बनेगी, दो कंडीशन फिर से बनेगी। जो F एक्सटर्नल है यदि वो बड़ा हो गया तो क्या होगा, और F1 मैक्सिमम बड़ा हो गया तो क्या होगा। अभी के लिए पहले हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं कि लेट्स से इफ F जो है वो ग्रेटर देन है F1 मैक्सिमम, F क्या है, ग्रेटर देन है F1 मैक्सिमम। जैसे ही ये कहानी आपने बोली कि एक्सटर्नल फोर्स F जो है वो F मैक्सिमम से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर निकल के आएगा कि बोथ विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। क्या हो जाएंगे, डिफरेंट एक्सेलरेशन से क्या होने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन अलग अलग दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ओके। यदि मैंने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब यह है कि मुझे ध्यान से क्या करना पड़ेगा, स्मॉल m वाले पर फिर से मैं लगा देता हूं। तो देखो इस पर एक लग गया F, ये वाला आएगा F1। क्यों, देखो अब मुझे मालूम है कि ब्लॉक चलेगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन लिखूंगा, इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया AA, या फिर सहूलियत के लिए 1 लिखा है तो मैं 1 कर लेता हूं, क्योंकि क्या ना AA वगैरह में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो जाए, तो मैं A1 लिख लेता हूं। बोलो इसके अलावा इसमें कोई परेशानी, आई डोंट थिंक सो। तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी F माइनस का F1 बराबर का MA1। ओके, F1 कितना है तो μ1 mg है, तो A1 बराबर आएगा F माइनस का F1 अपॉन m, जिसे मैं लिख सकता हूं A1 बराबर F माइनस का μ1 mg अपॉन m। आपको ऐसे नहीं लग रहा ये वाला आंसर और जो पहला वाला आंसर था वो दोनों सेम है, किधर गया, देखो एक्सेलरेशन F माइनस म्यू mg था बस यहां पे, और यहां पर क्या हो गया, F माइनस μ1 mg अपॉन m आ गया। बोला ठीक है सर जी, यहां तक की कहानी तो समझ में आई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले पे, और वो है कौन सा, कैपिटल M वाले का FBD में बनाता हूं। तो यार कैपिटल M वाले का यदि मैं FBD बनाता हूं तो देखो यहां पर एक कैपिटल mg फोर्स लग रहा होगा, सही बात है। इस पर ग्राउंड एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, और ऊपर वाला भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, मतलब यहां पे दो नॉर्मल रिएक्शन आ रही हैं। तो अब देखो मैं समझदारी भरा काम करता हूं, मैं समझदारी भरा काम क्या करता हूं कि मैं मान लेता हूं कि ऊपर वाले पर, मतलब नीचे से जो ग्राउंड पे इस पे आई है वो N1 मान लेता हूं, इसको मैं N2 मान लेता हूं। अच्छा, ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, मतलब ये तो मैंने बोल दिया है, बस मैंने क्या कर दिया है, बोल दिया। यदि आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया कैपिटल M वाले का नीचे लगा दिया mg, ऊपर वाले का मैंने सर जी N1 मान लिया, और नीचे से ग्राउंड से जो आया उसे मैं N2 मान लेता हूं। जैसी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बस आपके समझने की इस पर डिपेंड करता है। बोला ठीक है चलो सर जी, और क्या होगा और बोलो इसके अंदर में क्या होगा। तो और ये होगा कि सिंस देखो यहां पर भी फ्रिक्शन प्रेजेंट है, मतलब यहां पर एक फ्रिक्शन इस पर लगेगा पीछे की तरफ, और ऊपर वाला, और ये देखो स्मॉल m और m जहां पर कांटेक्ट में आ रहे थे वहां पर इस पर फ्रिक्शन लगेगा F1, मतलब वो बेसिकली एक सूडो फोर्स है जो यहां पर आके लगने लगेगा। लेकिन यहां पर एक परेशानी है, वो परेशानी ये है कि भैया मैं F2 कैसे लिखूंगा। अब F2 कैसे लिखा जाएगा, तो F2 डायरेक्ट मत लिख देना, पता लगा F2 बराबर आपने लिख दिया μ2 mg, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा सर, ये गलत हो जाएगा। क्यों,
सही तो कर रहे हैं? अरे भाई देखो, F2F का मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। F का मतलब क्या होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर ध्यान दो, नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है? सो भाई साहब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन जो आएगी वो कितनी आएगी? तो यहां पर देखेंगे तो देखो, ऊपर है N1, नीचे है N2 प्लस का mg, बराबर है। ऐसे यदि आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि भैया देखो N1 बराबर आएगा स्मॉल mg प्लस का कैपिटल mg। अब तो ठीक है, अब तो आप समझ गए, यस और नो? तो आप लिख सकते हैं F2 बराबर म्यू टाइम्स mg प्लस का कैपिटल mg। सो यहां से फ्रिक्शन का फोर्स आ गया म्यू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। देखो यहां से असली दिमाग खराब होना शुरू होता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ऐसा लगने लगता है। क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ एक ही केस पढ़ रहा हूं, यदि f ग्रेटर देन f1 मैक्सिमम है तो ये सब कहानी यहां पर चल रही है। तो मैंने बोला ठीक है सर जी, ये वाली बात भी आपकी समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी हम लोग मान लेते हैं भैया ये फ्रिक्शन का फोर्स हो गया। यदि ये फ्रिक्शन का फोर्स हो गया तो इसके बाद की कहानी और बढ़ेगी। कौन सी बढ़ेगी? अब जरा देखो नोटबुक पे ध्यान देते चलना, मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो ये है कि भैया देखो, पहली कंडीशन मैं फिर से बना सकता हूं कि F1 जो है वो छोटा हो जाए F2 से। F1 जो है वो छोटा हो जाए F2 से। देखो कहानी के अंदर पहली कहानी और पहली कहानी के अंदर फिर से एक और पहली कहानी। बात समझ में आई? ओ माय गॉड, मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाला जो फ्रिक्शन यहां पर लग रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाए? छोटी हो जाए और इसकी वैल्यू बड़ी हो जाए। सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए। मैं चाहिए तो एक बार डायग्राम और बना लेता हूं, ठीक है, जिससे क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा नहीं। देखो ये कैपिटल M वाला ब्लॉक, ठीक है, ओके। चलो इस पर कहानी देखो क्या थी। यहां पर ऊपर वाला फ्रिक्शन F1 इसे चलाना चाहता है और नीचे वाला जो फ्रिक्शन F2 है वो इसे रोकना चाहता है। F2 की वैल्यू कितनी आई है? ये आई है म्यू टू टाइम्स M प्लस का कैपिटल M इंटू जी। ध्यान दीजिए। और F1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? म्यू 1 टाइम्स mg, ठीक है, स्मॉल m कैपिटल M, ध्यान रखना, F1 म्यू 1 mg। अच्छा, अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि F1 छोटा रह जाए और ऐसा भी हो सकता है कि F1 बड़ा हो जाए। अब जरा ध्यान से देखिए, F1 वाला जो है वो इसे चलाना चाहता है, यस और नो? क्यों? F1 वाला क्या चाहता है? कि इसको चला दिया जाए। क्यों ऐसा चाहता है F1 वाला? इसके पीछे का रीजन ये है कि भैया देखो, ये जो F1 वाला जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स है। और फ्रिक्शन की चाहत है कि दो जो हमेशा साथ में हैं, ऐसी दो बॉडी जो हमेशा कांटेक्ट में, वो कांटेक्ट बनाए रखें, दूरी ना बनाए। तो वो F1 वाला चाहेगा कि भैया देखो, यहां पर A1 वाला तो चल चुका है, देखो यह कहानी वहीं से चल रही है कि मैं ऊपर वाला चल चुका है तो मेरे साथ ही साथ में कैपिटल M वाला भी चले। अब एक्सेलरेशन अलग आएगा, वो मुझे समझ में आ चुका है, साथ में नहीं आएगा, वो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन चले तो सही, कुछ तो चले, साथ रहने की कोशिश तो करे। लेकिन यदि F1 वाला F2 से छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इंप्लाइज कैपिटल M वाला जो क्या हो जाएगा? विल बी एट रेस्ट, विल बी एट रेस्ट। कहानी समझ में आई? सोचो कितना ध्यान रखना पड़ेगा आपको यदि डबल ब्लॉक का सवाल आता है तो। इसलिए मैंने बोला देखो, आज का टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन डरने की बात नहीं है। दूसरी कंडीशन यहां पर क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है कि F1 जो है बड़ा हो जाए F2 से। F1 क्या हो जाए? बड़ा हो जाए F1 से। यदि F1 बड़ा हो गया, मतलब ये चलाना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि भैया, इसका मतलब ये है कि कैपिटल M विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ F1, इन द डायरेक्शन ऑफ F1। क्यों? F1 वाला चलाना चाहता तो उसकी डायरेक्शन में उसको चलना पड़ेगा, F2 तो हट गया। अब यदि ऐसा हुआ तो अब ध्यान से फिर से FBD पर फोकस करो। देखो यही यहां पर सबका यही इन्हीं चीजों का क्या है, यहां पर सारांश है, बस ध्यान से पकड़ लेना एक बार। देखो ये वाला कैपिटल M वाला है, ये चलेगा। अच्छा, इसको चला कौन रहा है? तो F1 वाला चला रहा है, F2 वाला रोक रहा है। तो मैंने मान लिया इसका एक्सेलरेशन आ गया A2, तो बस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहां पर लगा डाल दीजिए। तो लगेगा तो कैसे लगाओगे? आप लगाओगे F1 माइनस का F2 बराबर कैपिटल M इंटू A2, ओके, या AB, जैसा भी आपको उचित लग रहा हो। कई लोग बोलेंगे सर
ए और बी अच्छे लग रहे थे, आपने खामखा उकसा दिया 1 और 2 करवा के। देखो 1 का मतलब ए है और 2 का मतलब बी है, तो कोई डरने वाली बात वैसे भी मैंने छोड़ी नहीं है यहां पे। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। तो अब पुट द वैल्यूज, F1 की वैल्यू कितनी है, ये आएगी μ1 स्मॉल एम जी, F2 की वैल्यू कितनी है, μ2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी बराबर कैपिटल एम इंटू A2। क्या ये वाली बात समझ में आई, ये इक्वेशन जो बनाई है मैंने। अब ये इक्वेशन यदि समझ में आ गई है तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकालोगे, ये निकालोगे μmg माइनस μ2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी अपॉन कैपिटल एम। हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपके पास में अवेलेबल हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि है ही है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको समझते हुए चले जाइए। ठीक है, क्लियर हो गया, आर यू श्योर इनफ, बोलो फटाफट से, यहां तक समझ में आया। अब यहां तक समझ में आया तो अब देखो मैंने जो पहली कंडीशन डाली है उसके पीछे आ जाइए। मैंने यहां पर पहली कंडीशन लगाई है ना, तो ये वाली पूरी कहानी अब क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन कहानी अभी भी बाकी है कि भैया क्यों जरूरी है ये बड़ा ही हो, छोटा भी तो हो सकता है, और छोटा हो गया तो कहानी अब आसान हो जाएगी। कहानी नंबर कि भैया देखो यहां पे पॉइंट के नामकरण कर दो, चाहिए तो आपको ऐसे नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो ये है पॉइंट नंबर ए चौथे का। देखो हम लोग क्या सीख रहे हैं, जब हम लोगों ने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया ऊपर वाले ब्लॉक पर, हम लोगों ने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया ऊपर वाले ब्लॉक पर, तो उसका चौथा केस, चौथे के अंदर का ए केस, और ए के अंदर फिर से 2 पढ़े मैंने, दोनों खत्म किए। अब मैं सीधा पहुंच गया हूं चौथे के बी वाले पार्ट पर, और बी वाला पार्ट मुझसे कह रहा है कि भैया क्या होगा यदि एफ जो है वो लेस देन हो जाए F1 मैक्सिमम की तुलना में। जो फ्रिक्शन का फर्स्ट फोर्स है, जो ऊपर वाला जो F1 मैक्सिमम निकाला है, उससे क्या हो जाए, छोटा हो जाए। यदि उससे छोटा हो गया तो आपके दिमाग में आ गया फ्रिक्शन क्या है, बड़ा है और एक्सटर्नल फोर्स छोटा है। इसका मतलब ये हो जाएगा देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में कोई रिलेटिव मोशन तो नहीं होगी, रिलेटिव मोशन नहीं होगी। इसका डेफिनेट मतलब क्या है, इसका डेफिनेट मतलब आप कह सकते हैं कि इट इंप्लाइज स्मॉल एम एंड कैपिटल एम शुड मूव टुगेदर, दोनों ने साथ साथ चलना चाहिए। मैंने यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने शुड वर्ड लगाया है। क्यों शुड वर्ड लगाया होगा, क्योंकि आगे चल के मेरे पास फिर से कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, मतलब चलना चाहिए, चलेंगे ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। क्यों, अभी तो नीचे वाले का भी तो फ्रिक्शन है। भैया नीचे वाले के फ्रिक्शन को कहां भूल गए, तो नीचे वाले के फ्रिक्शन पर ही तो कहानी अब यहां पर से आगे डिपेंड करेगी। तो अब मैंने बोला कि भैया ठीक है, इससे छोटा है, कोई बात नहीं, नहीं चला पा रहा है। अब यदि देखो, यदि नीचे वाले के उसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो दोनों साथ में चलते तो एक्सेलरेशन आता था कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस का कैपिटल एम। ध्यान से दीजिए, सेकंड नंबर का केस करवाया था मैंने, ये सेकंड की थर्ड जो भी है, सेकंड या थर्ड में एक केस करवाया था कि यदि नीचे वाले में स्मूथ सरफेस आ जाएगी और ऊपर वाले का जो एफ एक्सटर्नल है वो ऊपर वाले जो ब्लॉक का फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा हो जाएगा, तो दोनों साथ साथ चलते हैं और एक सिस्टम बना के चलते हैं एफ अपॉन एम प्लस एम। लेकिन मैंने यहां पर क्या लिख दिया, एम एंड एम शुड मूव टुगेदर, दोनों ने साथ साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहां पर कहानी ये में एक परेशानी है, वो ये है कि एक और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और उस कहानी का पहला पार्ट मेरे से कहता है कि यदि ऐसा हो जाए कि ये जो एफ एक्सटर्नल है वो फ्रिक्शन, जो नीचे वाला जो फ्रिक्शन है उससे भी छोटा हो जाए, उससे भी क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो इसका मतलब ये जमीन पर सरकने नहीं देगा। इसका मतलब सिस्टम विल बी एट रेस्ट, सिस्टम विल बी एट रेस्ट। देखो चीजों को है ना थोड़ा लिंक करने की कोशिश करो, चीजों को लिंक करने की कोशिश करो, चीजों को लिंक करने की कोशिश करो। सिस्टम क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। लेकिन यदि स्मूथ सरफेस होती तो ये इससे चलते थे, लेकिन सिंस फ्रिक्शन है तो मुझे उस फ्रिक्शन को ध्यान देना पड़ेगा, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, एट रेस्ट हो जाएगा, सिस्टम विल बी एट रेस्ट। मैंने बोला ठीक है, अब इसके अंदर का सेकंड केस और पढ़ लेते हैं कि भैया ऐसा तो जरूरी नहीं है एफ एक्सटर्नल जो है वो बड़ा हो जाए F2 मैक्सिमम से, तो क्या होगा। अब यदि फ्रिक्शन बड़ा हो गया तो मुझे मालूम है कि इसको एक सिस्टम बना के काम कराना है। क्या कराना है, तो सिस्टम विल मूव,
अब सिस्टम विल मूव, तो भैया सिस्टम मूव करेगा कैसे, सोचिए सिस्टम मूव करेगा कैसे। तो भैया ये बन गया है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का एक पूरा सिस्टम, जहां पर इस डायरेक्शन में पीछे लग गया फ्रिक्शन का F2 वाला फोर्स और इसे खींचने की कोशिश कर रहा है कौन, इस पर एक एक्सेलरेशन लग गया, वो भी सही है। और जो ऊपर वाले का जो F था वही अब इसे यहां पर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पास में रिलेशन बनेगा F माइनस का F2 बराबर स्मॉल m प्लस का कैपिटल M इंटू ए, दैट इज द कॉमन एक्सेलरेशन। अब यहां पर आप देखिए F2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो F माइनस F2 कितना आया था, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी आया था ना, F2 म्यू टू और है, म्यू टू m प्लस m, म्यू टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए। सो यहां से आपके पास में रिजल्ट आ गया कि एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा F माइनस का म्यू टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये अब आया है, ये कब आता था, यदि नीचे फ्रिक्शन नहीं होता था, लेकिन अब क्या आया है, ये वाला रिजल्ट आया है। अब देखो इनको याद रखो, रटो कैसे करोगे, तो रटने जाओगे तो सब परेशानी होगी, रायता सा फैलने लगेगा, आप उसको समेट नहीं पाओगे, बहुत परेशानी होगी। देखो अभी तक आपको है ना थोड़ा सा मैं यहां तक का रिकैप करवा देता हूं। देखो मैं पूरे मूड में आया हूं कि आज चैप्टर खत्म करके जाना है, ठीक है। देखो पहला जो चल रहा है हमारा वो है कि ऊपर वाले ब्लॉक पे ही फोर्स लगा के देख रहे हैं। उसमें पहला केस है कि भैया कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ ऊपर वाला चलेगा, नीचे वाला रेस्ट पे रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला चलेगा, नीचे वाला रेस्ट पे रहेगा। जब नीचे स्मूथ सरफेस है, ऊपर वहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो ऊपर वाले पे आपने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली। यदि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा आ गया, तो इसका मतलब है ए जो है ऊपर वाला जो है वो बी के रिस्पेक्ट में नहीं चलेगा, लेकिन नीचे वाला जो है वो तो स्मूथ सरफेस पे रखा है, और यदि स्मूथ सरफेस पे रखा है तो अब ये एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा और पूरा एक सिस्टम मूव करेगा। और जब ये सिस्टम मूव करेगा तो यहां पर ए बराबर एफ अपॉन एम प्लस एम आएगा, सेकेंड नंबर का केस। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, थर्ड केस में वही पहले ऊपर में फ्रिक्शन है, नीचे वो लगाया, सब लगाया, इस बार क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, तो इसका मतलब ये कि ऊपर वाले को नीचे वाले पे चलना पड़ेगा तो आपने m का FBD बनाया, F एक्सटर्नल लगा दिया, नीचे पीछे फ्रिक्शन एक्सेलरेशन है, तो इसके सॉल्व किया, a का एक्सेलरेशन निकाल लिया, b वाले पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ने काम किया, तो b वाले का एक्सेलरेशन यहां पे निकाल लिया। लेकिन जब लास्ट केस में आए, अच्छा ये टाइम वाइम छोड़ो, लास्ट केस में आए तो क्या हो गया, मैंने दोनों जगह फ्रिक्शन डाल दिया, मतलब जो अभी तक की कहानी पड़ी थी उन्हीं का एक ये सम्मिश्र पॉइंट बन गया। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले के कारण ऊपर वाले का FBD बनाया, उस पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली। अब मैंने कंडीशन लगाई कि ऐसा हो सकता है कि ये जो F एक्सटर्नल जो फोर्स लगाया है वो इस वैल्यू से बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। छोटा की मैं बाद में ले रहा हूं, बड़ा की पहले ले रहा हूं। तो बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि बोथ जो है मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो इसका मतलब पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में चलेगा, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में चलेगा, मतलब दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे, ऐसा मुझे लगा तो मैंने वो लिख दिया, बोथ विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो मैंने ऊपर वाले का बनाया, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ये निकाल के बैठ गया। फिर मैं नीचे वाले ब्लॉक पे कहानी पढ़ने आया। नीचे वाली ब्लॉक पे जब मैं कहानी पढ़ने लगा तो नीचे वाले ब्लॉक में तो बहुत परेशानी है, पहले फ्रिक्शन का ही फोर्स ही गलत निकलेगा हमसे, तो मैंने उसे ध्यान से F2 बराबर म्यू m प्लस एम इंटू जी निकाला। इसको निकालने के बाद में फिर मैंने बोला यार फिर से फ्रिक्शन में परेशानी हो रही है कि मैं ऊपर वाले और नीचे वाले फ्रिक्शन को भी तो कंपेयर करना है। क्यों? क्योंकि कैपिटल M वाले को F1 वाला जो है वो चलाना चाहता है और नीचे का जो फ्रिक्शन है वो इसे रोकना चाहता है। यदि ऐसा हो जाए कि ऊपर वाला जो फ्रिक्शन का फोर्स है जो चलाना चाहता है वो इस फोर्स से जो इसे रोकना चाहता है से छोटा हो जाए तो नीचे वाला रेस्ट पे हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला चल निकलेगा। लेकिन यदि ये जो चलाने वाला जो फ्रिक्शन का फोर्स है, जो ऊपर वाला ब्लॉक्स के बीच का जो फ्रिक्शन का फोर्स है, यदि वो बड़ा हो जाएगा तो नीचे वाला भी चलेगा। और अब ये जब नीचे वाला चल रहा है तो भैया इसका एक्सेलरेशन ये आएगा m F2 A2 F1। तो मैंने लिख दिया यहां पर रिलेशन बना के ये वाली कंडीशन हो गई। मतलब देखो ये दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चल गए, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है ना कि यहां पर जो F एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन की फर्स्ट वैल्यू से ही बड़े हो जाए। कोई जरूरी नहीं है, वो छोटा भी हो सकता है। छोटा हो गया इसका मतलब कि ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऊपर और नीचे वाले में रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका मतलब यदि दोनों चले तो दोनों साथ साथ चलने
चाहिए शुड मूव टुगेदर, लेकिन उसमें भी क्या हो गया, नीचे फ्रिक्शन आ गया। तो फ्रिक्शन के लिए मैंने क्या बोला, एफ एक्सटर्नल यदि F2 मैक्सिमम से छोटा है तो सिस्टम विल बी एट रेस्ट, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला दोनों क्या हो गए, रेस्ट पे हो गए, कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नीचे वाले फ्रिक्शन से बड़ा हो, ऊपर वाले से छोटा है वो सही बात है, लेकिन नीचे वाले से क्या हो, बड़ा होगा तो सिस्टम चलेगा, और सिस्टम चलेगा तो वो सिस्टम अब m प्लस एम बन जाएगा, एफ एक्सटर्नल यहां पे आ जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन रहेगा, और F2 का जो फ्रिक्शन है वो इसे रोकने की कोशिश करेगा, तो F माइनस F2 बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए। सो ये यहां से निकाल के एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने यहां पे निकाल के दे दी। बोले यहां तक समझ में आया? अब देखो मैं उम्मीद कर रहा हूं कई लोग है ना, ब्रेक की रिक्वायरमेंट है कई लोगों को, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक 5 मिनट का 10 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए। मेरा काम है, मेरा काम तो कंटिन्यू चलते रहेगा, मेरे काम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो पढ़ाते रहूंगा। आपको एक 5 मिनट के ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, और सच में रिक्वायरमेंट है। यस आई कैन अंडरस्टैंड। ये टॉपिक में लगता ही है ऐसा, पता नहीं क्यों है ना, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारी कंडीशंस है जिन पे सोचना पड़ता है। जब हम लोग आगे वाली कंडीशन पे आते तब तक पीछे वाली कंडीशन भूल चुके होते हैं। मैं भी पानी वानी पीता हूं, मैं कंटिन्यू करूंगा आज भाई, मैं इसको रोकने वाला नहीं हूं। चलो मेरा हो गया पानी वानी पी के, आप लोगों का? कई लोग बोलेंगे सर अभी तो पानी मैंने गैस पे रखा है, अभी तो चाय बनेगी तब चाय पियेंगे, उसके बाद देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। अब हम लोग सेकंड नंबर वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये ठहरा आपका स्मॉल m, ये ठहरा आपका कैपिटल M, ये A है ये B है, और इस बार मैंने फोर्स क्या किया है, नीचे वाले पर लगाया है, इसको ग्राउंड पे रखा है, हवा में नहीं है, ठीक है। अब फिर से वही 4 कंडीशन तो कम से कम आपको पढ़नी है। मैंने बोला व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो देखो फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो आप जरा ध्यान से देखना इसमें चीजों को क्या हो रहा है। अब चीजें थोड़ी सी बदलते हुए नजर आ रही हैं। ये स्मॉल m, ये कैपिटल M, नीचे वाले पे फोर्स लगा दिया आपने बोला, और यहां पर भी आपकी सरफेस क्या है, स्मूथ है, और ऊपर वाले में भी क्या है, स्मूथ है। मैंने बोला ठीक है, ऊपर स्मूथ नीचे स्मूथ सब जगह स्मूथ, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यदि मैं स्मॉल m वाले की बात करूं तो इस पर तो कोई फोर्स है ही नहीं, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन वो सब ठीक है, पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। कैपिटल M वाले की बात करो तो इस पर तो एक फोर्स लग रहा है F, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया इसका तो एक्सेलरेशन आएगा A और B या A2 जो भी दिखना है F बाई कैपिटल M, लेकिन इस वाले का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए 0 ही होने वाला है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, क्योंकि उस पर कोई फोर्स है ही नहीं। फोर्स नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो अगली कंडीशन पर हम लोग यहां पर बात करते हैं। देखो जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, सेकंड, मतलब वही देखो ब्लॉक के ऊपर तो ब्लॉक अभी भी है, ऐसा नहीं कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स नीचे लगा रहे हैं। फिर से इसमें 4 कंडीशन, मैंने बोला लेट्स से पहली कंडीशन व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। ये ऊपर वाला ब्लॉक का नाम A है, नीचे वाले ब्लॉक का नाम B है। तो अब जरा ध्यान से देखिए मैं क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मैंने देखो ये बना दिया, फिर से सिस्टम बना दिया, इसको ब्लॉक को नाम दे दिया B नाम दे दिया, ओके। ये A को इसको नाम दे दिया A, यहां पर भी स्मूथ सरफेस लिख के दे दिया, और यहां पर भी क्या है, स्मूथ लिख के दे दिया, और मैंने यहां पर फोर्स F लगा दिया, ठीक है। अब जरा सोचिए इसके बारे में, देखो सोचिए, थोड़ा सा सोचेंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा, ओके। क्या सोचना है सर जी इसमें, सिंपल सी बात ये है कि भैया यहां पर कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, मतलब डेफिनेटली ये सब कुछ तो क्या होगा, ये तो चलेगा। अब जब ये चलेगा, जब फ्रिक्शन नहीं है, देखो यदि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता तो ही तो ऊपर वाला पे कोई फोर्स आता, स्यूडो फोर्स की आप बात करते थे, लेकिन सिंस है नहीं तो ऊपर वाला क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, नीचे वाला चलेगा। मतलब आप कह सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या आएगा, 0 आएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आएगा, F बाई कैपिटल M। ध्यान रखना चाहिए, तो मैं FBD बना के समझाता हूं। देखो ये क्या है, ये B वाला ब्लॉक है, कैपिटल M मास, इस पर फोर्स F लगा, फ्रिक्शन लगा सकते हो, है नहीं भैया, सरफेस स्मूथ है तो कोई दूसरे फोर्स के बारे में सोचना ही नहीं है यहाँ पे।
बात समझ में आ गई? जब सोचना नहीं है तो काम खत्म, ये इतना हो गया। अच्छा, जब आप स्मॉल एम वाले मास के लिए एफबीडी बनाते हो तो देखो स्मॉल एम वाले पर फ्रिक्शन कब लगाते हो? वो जो स्यूडो फोर्स की हम बात करते हैं वो कब लगवाते हो? जब पहले उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट में फोर्स आए तो सही। जब वो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं, तो वो फिसल के नीचे से निकल जाएगी, इस पे कोई फोर्स है नहीं, फोर्स जीरो है, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ये वाला सिंपल सा केस है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन जीरो आया, नीचे वाले का एक्सेलरेशन F/m आ गया, कहानी खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अब मैंने क्या बोला कि व्हेन देयर इज फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन है यहां पर, व्हेन देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। अब क्या हो रहा है? ब्लॉक्स में फ्रिक्शन है, ये कैपिटल M। यहां पर मैं अभी भी क्या कर रहा हूं? स्मूथ सरफेस मानते हुए चल रहा हूं, यहां पर F और यहां पर म्यू। अब देखो ये भी आसान केस है। क्यों आसान केस है बताओ? देखो फोर्स जो लग रहा है वो इस पर लग रहा है। किस पर लग रहा है? कैपिटल M पर लग रहा है, जो कि एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, और स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोथ विल मूव टुगेदर, दोनों क्या करेंगे? दोनों साथ में चलेंगे। दोनों यदि साथ में चलेंगे तो भैया दोनों का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा F/m प्लस का कैपिटल M, स्मॉल m प्लस का कैपिटल M। दिस विल बी द एक्सेलरेशन फॉर बोथ दी ब्लॉक्स। ठीक है, ओके। लेकिन क्या होगा यदि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो ग्राउंड पर हो? क्या होगा यदि ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन? और कई लोग सोच रहे हैं कि पहले तो बहुत समय लग रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत फास्ट चल रहा है। देखो कोई फास्ट नहीं है, सिंपल ही है। मतलब मैंने क्या बोला, लेट से ये कैपिटल M है, यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहां पर F है, यहां पर स्मॉल m है, और ये वाला जो है मैं स्मूथ मानते हुए सवाल को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, ओके। अब देखो क्या होगा यहां पर जैसे ही फ्रिक्शन आ गया, यहां पर जैसे ही फ्रिक्शन आ गया तो देखो क्या होगा, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया, मतलब ये कंबाइन सिस्टम की तरह मान के चलो, स्मॉल m प्लस का कैपिटल M, जो एक फ्रिक्शन वाली सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसके लिए जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू टाइम्स स्मॉल m प्लस का कैपिटल M इंटू जी, बराबर है। मैं बोला सही बात है। अब यदि आपका सोचिए ये सिस्टम कब चलेगा? यदि आपका F एक्सटर्नल ग्रेटर देन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, मतलब F एक्सटर्नल जो है वो ग्रेटर देन म्यू टाइम्स M प्लस का कैपिटल M इंटू जी हो जाएगा, तो ही तो ये सिस्टम चलेगा, अदरवाइज सिस्टम चलेगा ही नहीं। मतलब यदि क्या हो जाए, F एक्सटर्नल जो है वो लेस देन आ जाए, किससे? F मैक्सिमम से, तो आप कह सकते हैं कि F एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो म्यू टाइम्स M प्लस का कैपिटल M इंटू जी से क्या हो जाए? छोटी हो जाए। तो भैया आपका सिस्टम विल नॉट मूव, सिस्टम विल नॉट मूव, सिस्टम आपका नहीं चलेगा। सिस्टम की चलने की कंडीशन यही है जो यहां पर दे रखी है, F एक्सटर्नल ग्रेटर देन म्यू स्मॉल m प्लस का कैपिटल M इंटू जी। और यहां पर यदि आपका सिस्टम चलेगा तो देखो ये तो एक ब्लॉक की तरह चल रहा है, सिस्टम विल मूव टुगेदर, सिस्टम विल मूव टुगेदर, और जब टुगेदर चलेगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। ठीक है, जो आप ये लगा सकते हो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, और अगले वाले में क्या होगा? मतलब हम लोगों ने मान के चला कि ऐसा दे दिया जाए, ऐसी कंडीशन यहां पर आ जाए। देखो ये तो मैंने ले ली कंडीशन। एक्चुअली क्या है ना, एक कंडीशन और आपको बतानी चाहिए थी। वो कंडीशन ये है कि ऊपर और नीचे वाला जो ब्लॉक है, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं, एक कंडीशन रह गई मेरे से। मैंने क्या बोला? बोथ विल मूव टुगेदर, ये वाली बात सही है, यहां पर सब कहानी ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा,
यहां पर मैंने इसके फ्रिक्शन वाले पार्ट को कंसीडर नहीं किया है, यहां पर मैंने इसके फ्रिक्शन वाले पार्ट को कंसीडर करना ही भूल गया जल्दबाजी में। मुझे लगा फटाफट एक्चुअली क्या, मैं यहां से आया, इसका एक्सेलरेशन किया, इसके एक्सेलरेशन से यहां पे आया, बोथ विल मूव टुगेदर बोला, नीचे सरफेस स्मूथ है, आराम से कर दिया, मतलब चलो खींचो फटाफट आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक पॉइंट मेरे को ध्यान में रखना चाहिए था, वो ये है कि मान के चलो, देखो ध्यान से, कि स्मॉल एम वाला जो है इसको मैंने कैपिटल एम पे रखा था, ये बात तो तय है, यस। और यहां पर नीचे बन रही थी आपकी स्मूथ सरफेस, क्या बन रही थी, स्मूथ सरफेस बन रही थी, आपने कैपिटल एफ फोर्स लगाया और यहां पर म्यू दिया हुआ है, बराबर है। अब यदि यहां पर म्यू दिया हुआ है तो आप देखेंगे तो स्मॉल एम वाले का यदि मैंने नीचे फोर्स लगा दिया mg, बराबर है, नीचे फोर्स कितना लगा दिया mg, तो यहां पर फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू mg। और सिंस यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, सिंस यहां पर फ्रिक्शन क्या है, प्रेजेंट है, तो भैया ये फ्रिक्शन तो अपना रोल निभाएगा कि नहीं निभाएगा, क्योंकि यदि आप इसको नीचे से खींचोगे तो वो चाहेगा इसको रोकना, वो चाहेगा इसको रोकना। मतलब ये क्या है, बेसिकली ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रेजेंट हो गया बिटवीन द ब्लॉक्स। दिस इज व्हाट, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ए एंड बी, जो क्या करेगा, अपना रोल अदा करेगा। कैसे भैया, फ्रिक्शन की चाहत क्या है, वो दोनों को साथ में रखे। नीचे सरफेस स्मूथ है, समझ सकता है कि भैया ये एफ वाला इसको खींचने की कोशिश करेगा, और ये खींचने की कोशिश करेगा, तो जब ये खींचेगा तो यहां पर दो कंडीशन बनेगी, या तो दोनों साथ साथ चलेंगे या दोनों अलग अलग चलेंगे। तो भैया देखो, मैंने जो पहले कंडीशन बता दी है, मेरे दिमाग में बस वही कंडीशन आएगी, दोनों यदि साथ साथ चले तो इस एक्सेलरेशन से चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों यदि साथ साथ चले तो इस एक्सेलरेशन से चलेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि साथ साथ उसी एक्सेलरेशन से चले, अलग अलग एक्सेलरेशन से भी चल सकते हैं। और वो कंडीशन क्या है कि यदि आपका जो एफ है, यदि आपका जो एफ है वो ग्रेटर देन हो जाए म्यू mg से, क्या हो जाए, म्यू mg, जो ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फोर्स है उससे क्या हो जाए, ये बड़ा हो जाएगा, तो बोथ विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, बोथ विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। ये दोनों क्या हैं, अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे, दोनों क्या हैं, अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे। और यदि ये अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे तो देखो यहां पर स्मॉल एम मास वाला ब्लॉक आया, मैंने बोला बिल्कुल सही है। इसको चला कौन रहा है, स्मॉल एम वाले को चला रहा है फ्रिक्शन, चला रहा है, कौन चला रहा है, फ्रिक्शन चला रहा है, इस बात को ध्यान रखना। और कितने से चला रहा है, तो ए एक्सेलरेशन से चला रहा है, कितने से चला रहा है, ए एक्सेलरेशन से चला रहा है। तो आप लिखोगे F बराबर m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, F कितना है, म्यू टाइम्स mg है, बराबर m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, m कट जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आएगा कितना, म्यू टाइम्स g आएगा, खत्म कहानी। ओ, इसी पॉइंट को मैं वहां पे कंसीडर करना भूल गया। अब कोई बात नहीं, अब गलती हो जाती है, इंसान ही गलती करेगा और कौन करेगा। चलो आगे आ जाओ बी वाले पर, जो नीचे वाला है। तो नीचे वाले पे देखो क्या है, ये तो एफ आपका एक्सटर्नल लग ही रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच का क्या है, फ्रिक्शन है, वो इस मोशन का करेगा अपोज, और फ्रिक्शन खुद को लगा बैठेगा इधर में। और अब क्या होगा, अब नीचे डिफ्रिक्शन हो जाता तो फिर से वो और एक और कहानी लग जाती, फिर वो और आगे डिफिकल्ट होते चले जाता, और कुछ नहीं है। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो आएगा एक्सेलरेशन बी, तो आप लिखोगे एफ एक्सटर्नल माइनस फ्रिक्शन बराबर मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। सो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ बी आएगा एफ एक्सटर्नल माइनस का एफ क्या है, फ्रिक्शन, जो है आपका म्यू mg अपॉन कैपिटल एम। देखो ये बहुत बार यही वैल्यू आ रही है, वैसी की वैसी ही वैल्यूज कुछ आने लगती है बार बार, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ओके। चलो समझ में आया, श्योर है। कई लोग सोच रहे होंगे मनी मन में, सर लास्ट में ना थोड़ा सा फास्ट हो गया, बाकी शुरू से तो अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ब्रेक लिया आपने, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हम लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगा। कोई बात नहीं, देखो डरिए मत, सवाल करेंगे, प्रैक्टिस होगी, अपने आप आने लगेगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सॉरी, अब यहां से आगे देखो क्या है, जितना मुझे एक्सप्लेन करना था उतना मैं कर चुका हूं। देखो कहानी बिल्कुल सेम वैसी की वैसी चलती चली जाएगी। आपको यदि सवालों में परेशानी हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर के बाद में वो चीजें बताता हूं आपको। अभी पहले इसको सीधे सीधे करते हैं। अभी क्या करते हैं, सीधे सीधे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है,
यहां पर हमारे पास में 2 kg का ब्लॉक ले लिया, मैंने नीचे एक 5 kg का ब्लॉक लगा लिया। अब देखो पहले मैंने ऊपर फोर्स वाले सवाल करवाए हैं, तो मैं पहले ऊपर फोर्स वाले ही सवाल करवाता हूं। मैंने माना यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे म्यू बराबर का 0.5 है और इसको मैंने एक स्मूथ सरफेस पे रख दिया। तो अब आपको बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा केस है, ऊपर वाले पर फोर्स है कि नीचे वाले पर फोर्स है। तो आपने बोला ऊपर वाले पर फोर्स है, तो हम लोगों को क्या करना है, 2 kg वाले के बारे में सोचना है। तो आपने सोचा 2 kg वाले का ड्रॉ करते हैं एफबीडी वगैरह। तो आपने इधर में लगा दिया 20 न्यूटन, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी। सो यहां से जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू टाइम्स mg की तरह निकालोगे तो जाएगा 0.5 इंटू 2 kg का ब्लॉक, ये 10 आएगा, पॉइंट हट जाए 5 10 न्यूटन। सो यहां पर देखिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 2 kg विल नॉट मूव, 2 kg विल नॉट मूव, 2 kg मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि भैया 2 kg विल नॉट मूव रिलेटिव टू 5 kg, 5 kg के रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं करेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए यहां तो सरफेस कैसी है, स्मूथ सरफेस है। इसका मतलब ये 5 न्यूटन का फोर्स जो है वो इस पूरे को एक सिस्टम बना देगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 5 और 2 का क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। ये 2 kg का, ये 5 kg का, और इसको ये चला रहा है 5 न्यूटन वाला फोर्स, बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा कितना, फोर्स अपॉन, देखो याद होगा स्मॉल m प्लस का कैपिटल M, बराबर है। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 5, मतलब आंसर आएगा 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 kg लेता तो ज्यादा अच्छा होता था, है ना। चलो ठीक है, अब जो ले लिया वो उससे कौन सा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहां पर मालूम था कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जो है वो एक्सटर्नल फोर्स से बड़ी है। मतलब यदि मैं 7 न्यूटन ले लेता तो भी काम हो जाता था, या 5 kg के ब्लॉक को 3 kg कर देता तो भी काम हो जाता था, ठीक है, बात वही रहने वाली थी। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि मान के चलो सेम सवाल करते हैं। सेम सवाल में मैं क्या कर रहा हूं, इस बार 2 और 3 ले रहा हूं क्योंकि 2 और 5 में 7 आ जा रहा है। ओके, तो मैंने क्या किया, इस बार लिया 2 kg का ब्लॉक, नीचे लगा दिया वही 3 kg का ब्लॉक, फ्रिक्शन यहां पर लगा दिया, म्यू की वैल्यू दे दी 0.5। यहां पर सरफेस आपके पास में है स्मूथ, सरफेस है स्मूथ, और यहां पर आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। ओके, अब बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन वगैरह। तो देखो कहानी वहीं से शुरू होगी आपकी। पहले वही 2 kg वाले के बारे में आपने सोचा, 2 kg वाले के बारे में सोचा, तो आपने यहां से 20 न्यूटन ये वेट निकाला। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाली, म्यू टाइम्स mg, मतलब आएगा 0.5 इंटू 2 इंटू 10। तो ये तो कहीं बदलने वाला है नहीं, 10 न्यूटन ही है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब इसमें कोई चेंज नहीं है तो अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा, एफ एक्सटर्नल जो है वो फ्रिक्शन की वैल्यू से बड़ा है। इसका मतलब ये है 2 kg विल मूव, 2 kg विल मूव, यस और नो। यदि 2 kg चल रहा है तो भैया क्यों साथ साथ में चलेगा कि अलग अलग चलेगा, तो भैया ये चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू 3 kg, बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट, एक्सेलरेशन क्या रहेंगे, अलग अलग रहने वाले हैं। और यदि एक्सेलरेशन अलग अलग रहने वाले हैं तो एफबीडी बना के देखिए, ये 2 kg वाला, इस पर 20 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया और इस पर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। बोलो सवाल देखो फटाफट, अब कैसे लग रहा है सवाल, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, पूरा का पूरा लग चुका है। एक्सेलरेशन आएगा, इधर 2 kg वाले का A2 ले लिया, तो आप लगाओगे इक्वेशन 20 माइनस का 10 बराबर 2 टाइम्स A2। सो A2 का आंसर आ जाएगा कितना, 20 में से 10 गए, 10/2, मतलब आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, 3 kg वाले के बारे में जरा सोचो, तो भैया 3 kg वाले को कौन चला रहा है, तो देखो 3 kg वाला स्मूथ सरफेस पे रखा है और इसको चला रहा है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन आएगा A3 मान लेता हूं, तो फोर्स अपॉन मास,
तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन फॉर दिस ब्लॉक। बोलो ये समझ में आया क्या? बोलो कहां परेशानी होगी इनमें? कहीं परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अभी तक जो भी मैं सवाल करवा रहा हूं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल से सवाल करवा रहा हूं, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट वगैरह नहीं है। अच्छा एक सवाल और, अब देखो मैं सवाल ले रहा हूं नीचे वाले ब्लॉक वाले, मतलब मान के चलो नीचे वाले ब्लॉक पर यदि फोर्स लगा दिया जाए तो क्या होगा। जैसे कि हम लोग बोल रहे थे 2 kg और 5 kg वाला, तो देखो 2 kg वाला ले लिया और इस बार 5 kg वाला ले लिया, और मैंने इस बार क्या किया 5 और 2 7 21 न्यूटन का फोर्स लगा दिया नीचे वाले ब्लॉक पे। कितना कर दिया? 21 न्यूटन का फोर्स लगा दिया नीचे वाले ब्लॉक पे, और आपका जो म्यू की वैल्यू है वो 0.5 एज इट इज। बोलो कहानी कहां से शुरू करते हैं? तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं कि भैया 5 और 2 7 है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो 21/2 प्लस का 5 मतलब आ गया 7 × 21 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस क्या है? स्मूथ है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये दोनों साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो कैसे पता लगेगा? यही यहां पे बस थोड़ा सा सोचने लायक होता है। तो भैया देखो हमने क्या किया, 2 kg वाले पे थोड़ा सा सोचा, तो देखो 2 kg वाले पर थोड़ा सा सोचा, क्योंकि देखो यहां तो सरफेस स्मूथ है, यदि साथ साथ में चल रही है तो वो तो हो ही गई कहानी। लेकिन 2 kg वाले पे थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन है। तो आपने बोला ये आएगा 20 न्यूटन, यहां से फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.5 × 20, सो ये निकल के आ रही है 10 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 10 न्यूटन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है, जो कि आपका क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन यदि ये साथ साथ चला है तो इसको चलाने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू मूव टुगेदर। बोलो कितना चाहिए? कितना चाहिए? तो ये आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है 2 kg का, और एक्सेलरेशन यदि साथ साथ में चले तो 3 है, मतलब 6 न्यूटन। लेकिन हमारे पास देखिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन तक अवेलेबल है, तो भैया 6 न्यूटन तो वो आराम से प्रोवाइड कर देगा। मतलब दोनों क्या होंगे? साथ साथ चलेंगे। इसका मतलब है बोथ विल मूव टुगेदर, बोथ विल मूव टुगेदर। ये कौन सी कहानी है? जहां पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब क्या है? फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो, या बोलू लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो सूडो फोर्स से छोटा आ रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो सूडो फोर्स से क्या हो रहा है? छोटा आ रहा है। इसी सवाल को हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। इसी सवाल को हम लोग क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। देखो ये सवाल करने का सबसे सिंपल तरीका, देखो हमेशा क्या कीजिए, अब देखो सुनिए मैं कहानी क्या बोल रहा हूं। सवालों को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि पहले मान लीजिए कि दोनों साथ साथ चल रहे, मान लीजिए दोनों साथ साथ चले, ऐसा मान के सवाल कीजिए, दोनों साथ साथ चले। यदि आपने ऐसे मान लिया पहले स्टेप में, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? एक कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या कर दीजिए, यहां से एक सूडो फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, और एक फ्रिक्शन की लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, और इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लीजिए। अगले स्टेप में क्या कर दीजिए? इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, और कंपेयर करने से आपको पता लग जाएगा कि ये साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे। यदि सूडो फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो इसका मतलब ये है कि भैया दोनों अलग अलग चलेंगे, और लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है तो दोनों साथ साथ चलेंगे। ये कहानी होती है। ठीक है, कहानी समझ में आई? स्टेप्स सवाल करते तब आपको समझ में आएगा। सेम सवाल करवा रहा हूं। देखो मैंने बोला, देखो क्या किया, वही 2 kg का ब्लॉक नीचे रख दिया 5 kg का ब्लॉक। ठीक है, और मैंने पिछली बार 21 न्यूटन लगाया था, इस बार 35 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। यहां पर वही सरफेस आपने स्मूथ रख दी, यहां पर स्मूथ सरफेस पे खेल रहे हो, यहां पर आपके पास में म्यू बराबर वही 0.5 है। कैसे करोगे? देखो मैंने बोला लेट से साथ साथ चले, मैंने बोला लेट से साथ साथ चले, ये ज्यादा सिंपल तरीका होता है। साथ साथ चले तो आप एक्सेलरेशन लिखोगे कितना? 35 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 5, मतलब आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहां तक की तो कहानी में कोई परेशानी वैसी नहीं है।
अब देखो इसके बाद क्या है, यहां पर फ्रिक्शन कहां पर है, तो 2 kg वाले के पास में फ्रिक्शन है, तो यहां पर फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.5 इंटू 2 इंटू 10 मतलब 10 न्यूटन। अच्छा, यदि यहां पर 2 किलोग्राम वाले पे कोई फोर्स नहीं है, मतलब 2 किलोग्राम वाले पे स्यूडो फोर्स लगना चाहिए, तो 2 किलोग्राम वाले पर यदि आपने स्यूडो फोर्स लगाया, इसको क्या दबा दिया मैंने, हाँ, 2 किलोग्राम वाले पे यदि आपने स्यूडो फोर्स लगाया चलाने के लिए, तो वो इधर लगना चाहिए, बराबर है। अब कितना, तो ये देखो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से है, चल रहे हैं, यदि 7 चले तो मतलब यहां पर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव टुगेदर, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव टुगेदर कितना हो गया, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव टुगेदर हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 और 5 का एक्सेलरेशन, मतलब कितना हो गया 10 न्यूटन। बोलो हमारे पास अवेलेबल कितना है, ये 10 न्यूटन चाहिए, और अवेलेबल कितना है, 10 न्यूटन ही अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। ये ज्यादा सिंपल तरीका होता है। मैंने क्या बोला, पहले मान लीजिए दोनों साथ साथ चले, तो दोनों साथ साथ चले तो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया। कॉमन एक्सेलरेशन के बाद में क्या है, 2 चीजें चाहिए, एक तो स्यूडो फोर्स और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां से निकाला, तो 2 kg वाले से लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया। और स्यूडो फोर्स कहां से निकाला, तो ये स्यूडो फोर्स का मतलब वो फोर्स जो इन दोनों को साथ साथ चला रहा है। तो भैया फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव टुगेदर, तो मैंने 2 इंटू 5 मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन निकाला, ये दोनों लिया, दोनों को कंपेयर किया, दोनों जितना चाहिए उतना अवेलेबल है। इसका मतलब दोनों क्या हो गए, साथ साथ चल लिए। अब मान के चलो एक और सवाल करते, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते, 7 21 7 सचिन 42, मतलब मैंने क्या किया, इस बार 2 kg नीचे ले लिया 5 kg, ठीक है, और इस पर लगा दिया वही 42 न्यूटन का फोर्स। यहां पर म्यू बराबर वही 0.5, नीचे की सरफेस मैंने क्या कर ली, स्मूथ ले ली, ठीक है, ये यहां पर स्मूथ सरफेस ले ली। बोलो अब क्या होगा, होगा क्या, देखिए मैंने माना 7 पहले मैंने माना 7 तो 7 चले तो एक्सेलरेशन आएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 5 मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि 7 चले तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 6, एक्सेलरेशन कितना आएगा, 6 आएगा। बोला ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर फ्रिक्शन यहां प्रेजेंट है, मतलब 2 kg वाले को आप कंपेयर कीजिए और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, वो तब से इतनी देर से वही आने वाली है 0.5 इंटू 2 इंटू 10, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन ही आने वाली, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन ही आने वाली है। ओके, अब क्या हो रहा है, मैंने बोला 7 चले, तो 7 देखो 5 kg वाले का चलना जाहिर है क्योंकि इस पे तो फोर्स लग रहा है, लेकिन 2 kg वाले को किसने चलाया होगा, फ्रिक्शन ने, मतलब इस पे स्यूडो फोर्स की बात करते हैं। तो भैया देखो ये 2 kg वाले को चला कौन रहा होगा, तो यहां पर फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स चाहिए, तो भैया फोर्स रिक्वायर्ड है मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना 6 का, मतलब 12 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अब ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूं, 12 न्यूटन का फोर्स चाहिए और 10 न्यूटन का फोर्स अवेलेबल है। बोलो काम हो जाएगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बोथ विल मूव सेपरेटली, दोनों कैसे चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, और अलग अलग चलेंगे तो भैया अलग अलग कैसे चलेंगे, तो भैया देखो 2 kg वाले को चलाया तो फ्रिक्शन नहीं है, चलाया किसने है, फ्रिक्शन ने, मतलब सही बात है, और कितने से, तो एक्सेलरेशन जो भी आएगा। तो आप फ्रिक्शन का फोर्स कितना अवेलेबल है, 10 न्यूटन वाला चला रहा है इनटू एक्सेलरेशन, ए से तो यहां पे आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो नीचे वाला है उसकी कहानी क्या है सर जी, नीचे वाले की कहानी ऐसे हो गई, अलग अलग चलवाना है 5 kg वाले पर, इस पे 42 न्यूटन तो भैया हमने लगाया है, और एक फ्रिक्शन जो है वो लग रहा है 10 न्यूटन उल्टी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में। तो लगा दीजिए एफ नेट बराबर है में, तो आप लगाओगे 42 माइनस का 10 बराबर का 5a, तो a बराबर आएगा 42 में से गए तो 32 डिवाइडेड बाई 5, एक्सेलरेशन 5 6 का 30, 2 0
5 का 20, 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन आया है। मुझे नहीं लगता है कि यहां पर किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए कि सर जी ये आ कैसे गया है, बराबर है। बोलो कोई परेशान घूम रहा है क्या इसमें? तरीका देखो, वो जो थ्योरी पढ़ाई थी वो पढ़ानी थी, क्योंकि नहीं तो कई लोग उसमें कंफ्यूजन होके घूमते रहते थे कि सर कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब देखो मैं 2-4 और सवाल करवाता हूं जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। मान के चलो मैं अगला सवाल लेता हूं, ठीक है। एक और सवाल यहां पर करते हैं हम लोग। ये ले लिया मैंने 2 kg। कई लोग बोलेंगे सर डेटा तो बदल दो, लो डेटा बदल दिया। 4 kg 60 न्यूटन, सरफेस डाल दी स्मूथ, और यहां पर म्यू की भी वैल्यू बदल देता हूं, बहुत देर से वही चल रही है, ठीक है। करो सवाल। मैंने क्या बोला? पहला स्टेप मैंने बोला माना 7 माना 7 तो भैया एक्सेलरेशन आएगा 60 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 2, मतलब 60/6 मतलब आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने बोला ये ठीक है। अब क्या करना है? अच्छा, फिर यहां से मैं फ्रिक्शन के बारे में पहुंचा तो 2 kg वाले पर नीचे 20, तो यहां से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखो इस बार अलग आएगी, वही मत रख देना 0.3 × 2 × 10। तो भैया यहां से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 6 न्यूटन। मैंने बोला फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 6 न्यूटन आ रही है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 6 न्यूटन आ रही है, मतलब ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे क्या करते हैं? देखो साथ साथ चले, ठीक है, साथ साथ चले तो 4 kg वाले पर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब 4 kg वाला चलता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2 kg वाले को चला किसने दिया? तो भैया इसको चलाया फ्रिक्शन ने। तो पहले मुझे इसको फोर्स रिक्वायर्ड कितना आएगा, कितना फोर्स चाहिए? तो सर जी इसको साथ साथ चलना है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना है, मास है 2 तो 2 × 10 मतलब 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए, 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए, और 6 न्यूटन का फोर्स अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बोथ विल मूव सेपरेटली, दोनों जो है वो अलग अलग चलेंगे, दोनों जो है वो अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। तो भैया देखो 2 kg वाले को चलाने वाला है फ्रिक्शन, 2 kg वाले को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन, जो कि 6 न्यूटन है। तो मतलब आप लिखोगे 6 बराबर 2 × a, तो इसका एक्सेलरेशन 2 kg वाले का आएगा कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 4 kg वाले पर यदि मैं बात करता हूं तो भैया 4 kg वाले पर आपने खुद ने 60 न्यूटन का लगा रखा है, और एक इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ कितना? 6 न्यूटन का। एक्सेलरेशन इधर लिखेंगे तो आएगा 60 माइनस का 6 बराबर 4a, 60 माइनस का 6 बराबर कितना आ रहा है? 4 × a आ रहा है। a को चाहिए तो आप a4 लिख दीजिए, जिससे 4 kg का डिस्टिंग्विश कर सकें। 60 में से 6 के तो आगे 54, 4 एकम 4 14, मतलब कट तो नहीं रहा है, तो a4 आएगा 54, 4 एकम 4, 4 × 12, 13.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसके लिए मुझे मिल चुका है 4 kg वाले के लिए। सर जी ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नीचे वाले जब फोर्स आते हैं तो हमें समझ में आ रहा है, पर सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाले के लिए भी तो लगवा के एक बार, एक तो सवाल, कम से कम एक सवाल इतनी तो सुन लीजिए हमारी। तो मैं बोला चलो ठीक है, वो भी आपकी बात को मान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सेम टाइप का ही डेटा लेते हैं। देखो सेम टाइप के डेटा से क्या था, थोड़ी थोड़ी सी चीजें आसान लगने लगती हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये वही 2 kg और ये आपका 4 kg, और इस पे मैंने 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 6 दूना 12, और म्यू बराबर का ले लिया 0.3, ठीक है। अब बोलो मेरा पहला स्टेप क्या है? तो मैंने माना 7 7 चले, मैंने माना 7 7 चले, 7 7 चले तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 4, तो 6 दूना 12, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यहां पर आएगा। मैं बोला ठीक है।
अब जरा हम लोग देखते हैं, अब जब हम लोग देखते हैं तो देखो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 kg पर आ जाइए। तो 2 kg से आपने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, कितनी आएगी 0.3 इंटू 2 इंटू 10, 6 न्यूटन आ गई, बराबर है। ओके, अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन किसे चला रहा है? देखो 2 kg वाला 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चलता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। लेकिन 4 kg वाला जो कि स्मूथ सरफेस पर ही पड़ा हुआ है, इसको ये कैसे चल गया? तो भैया इसको चलने का रीजन है कि ऊपर वाले ब्लॉक का जो फ्रिक्शन है वो इसे डेफिनेटली क्या कर रहा है, चला रहा होगा। तो मतलब 4 kg वाला को चला रहा है, तो भैया यहां पर हमें फोर्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे। अब नीचे वाले ब्लॉक पे करने लगे सेम कैलकुलेशन, तो यहां पर आएगा कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 2 है ना, तो मतलब आ गया कितना 8 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो आपको चाहिए, और 6 न्यूटन वो फोर्स है जो आपके पास में अवेलेबल है। तो बताओ, ये दोनों तो अलग अलग हो गई कहानी, मतलब इस हिसाब से तो मैं देख रहा हूं, तो इसका मतलब तो चलते हुए दिख नहीं रहा है, 8 न्यूटन का चाहिए लेकिन 6 न्यूटन का अवेलेबल है। पर कब? जब मुझे इसको 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलाना है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं, और साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो मुझे एफबीडी बना के सोचना पड़ेगा। तो भैया साथ साथ नहीं चल रहे हैं, तो पहले 2 kg वाले का एफबीडी पे आ जाओ। तो 2 kg वाले पर इस डायरेक्शन में आपने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लग रहा है 6 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आएगा 12 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका एक्सेलरेशन आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका एक्सेलरेशन आया? 2 kg वाले का। एंड व्हाट अबाउट 4 kg? भैया 4 kg वाले की जब आप बात करोगे तो भैया देखो 4 kg वाले को अकेला फ्रिक्शन खींचे जा रहा है जिसकी वैल्यू है 6 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg आएगा 6 डिवाइडेड बाई 4, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 आएगा 1.5, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, हाँ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। अब कई लोग सोच रहे होंगे, सर जब आपको मालूम ही था कि ऐसे होगा तो पहले ही करवा देते थे, काहे इतना परेशान करवा दिया? हमारा तो दिमाग पूरा एकदम से हिल गया, तारन तार हिल चुके हैं। अब क्या आपको बोलें वही समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, देखो क्या है ना, वो जब सारी जो चीजें हैं ना वो आपके बुकलेट के बेसिस पर मैंने करवाई हैं। हालांकि मैंने ये सब चीजें पहली बार ही करवाई हैं, पहले कभी करवाता नहीं था। पहले तो मैं डायरेक्ट सवाल करवाता था, कॉन्सेप्ट। पहले क्या करते थे हम लोग, हमेशा सवाल करते थे सीधा कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो सवाल मैंने आपके सामने करवाया इन्हीं से सीधा सीधा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता था, तो वो ज्यादा बेटर वे में समझ में आता था। क्योंकि पहले पता लग लिया, पहले हम लोग मान लेते थे कि भैया एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन सेम है तो फिर मेरे को ये चीजें चाहिए, यदि ये चीजें फुलफिल हो रही हैं तो ठीक है, यदि ये फुलफिल नहीं हो रही हैं तो फिर आगे बढ़ जाओ। फिर वहां पे थोड़ा सा यहां पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा क्या चीजें मिल रही हैं क्या चीजें नहीं मिल रही हैं, उनके फ्रिक्शन वगैरह लगा के सॉल्व कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? यस और नो? अब चाहे सिस्टम 3 ब्लॉक का हो, अब चाहे सिस्टम क्या हो 3 ब्लॉक का हो, तो भी बिल्कुल सेम करेंगे। मतलब मान चलो मैंने 3 ब्लॉक लगा दिए, 2 kg 3 kg 4 kg का लगा दिया, एक पे फोर्स लगा दिया 18 न्यूटन का, मान के चलो मैंने एक फोर्स लगा दिया, 2 अलग अलग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिए, नीचे सरफेस स्मूथ दे दी। तो पहले मैं मानूंगा कि साथ साथ चले तो उनका एक्सेलरेशन इतना आएगा, तो फिर ऐसे कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सब कहानी में ना एक ही परेशानी है, पता है क्या? ये जो कहानी है ना इसमें एक परेशानी है। परेशानी ये है कि भैया इसमें सरफेस जो है वो नीचे स्मूथ होती है, तो हम लोग फिर इस हिसाब से करते हैं। यदि सरफेस स्मूथ नहीं होती है तो फिर मैं पूरे का ये निकालना पड़ेगा अलग अलग करते हुए। तो वैसे सवाल जनरली हमको नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी यदि पूछ भी लिया तो क्या करें। तो वो जो मैंने एक बड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट दिया है उसको जरा ध्यान से देख लेना, एक बार देखने की जरूरत है, बाकी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? सो इसी के साथ में बेटा हमारा जो ये चैप्टर है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये यहां पर हम समाप्त करेंगे। अब इसके अंदर में जो बच गया है वो पार्ट मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं, नहीं तो कई लोग है ना बोलेंगे सर ये वाला पार्ट नहीं पढ़ाया, वो वाला छोड़ दिया। वो देखो रीजन सुनिए,
देखो क्या है कि इसके अंदर में हम लोगों ने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात नहीं करी, जबकि ये तो इसी फोर्स का ही पार्ट है ना, वो तो है तो फोर्स ना, वो तो पढ़ा ही नहीं मैंने। तो उसका रीजन ये है कि उसे हम लोग जाके आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। तो सर सर्कुलर मोशन पढ़ाई देते, चालू कर देते, क्या दिक्कत थी? तो रीजन ये है बेटा कि क्या है कि सर्कुलर में कई कई जगह जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। अभी हम लोग आने वाला जो चैप्टर है वो वर्क एनर्जी पावर शुरू करेंगे, उसमें पहले एनर्जी वगैरह के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, और एनर्जी के कॉन्सेप्ट क्लियर करते ही सर्कुलर मोशन पे कूद जाएंगे। ठीक है, श्योर है? सो इसी के साथ में आपके एक और चैप्टर की समाप्ति होती है। मुलाकात आने वाले चैप्टर में तो करनी है। सो नए चैप्टर का शुभारंभ होगा, इस चैप्टर का यहां पर समापन होता है। तो इस चैप्टर के समापन के साथ में ही हम लोग अलविदा लेते हैं, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए